देवेंद्र जी यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, सब कुछ आए, क्यों आए नहीं, आपको लेके जाने के लिए आए हुए हो। ये जहां पर जाते हैं वहां पर कुछ भी लेके जाते हैं। लेकिन देवेंद्र जी आए हैं और निश्चित आप में से बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे कि देवेंद्र जी यहाँ कैसे। अभी राजनीति में अंदर बाहर की बातें रोज चलते रहती है, इसलिए आप ये मत समझो। हमारी उनकी बहुत बात होती है, गुप्त में भी बात होती है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए विषयों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये विषय आज का राजनीतिक विषय है। दोस्तों, हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री छैलवीर जी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि कल स्वर्गीय मनोहर पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राष्ट्रवादी के खासदार प्रफुल्ल पटेल साहब एक ही मंच पर दिखे। इसमें जो लोकमत समूह के जो अध्यक्ष हैं विजय दड़ा जी, उन्होंने कहा कि फडणवीस साहब जो है उन जो हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब को लेने आए हैं। क्या इस वाक्य का अर्थ क्या बोलेंगे आप इस बारे में? जन्म, उत्सव, विवाह, शादी, ये ऐसे फंक्शन होते हैं, इसमें सभी पार्टियों के नेता शामिल होते हैं। और ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, ये व्यक्तिगत प्रोग्राम था, मनोरंजन तिथि का प्रोग्राम था, जयंती का प्रोग्राम था। दूसरा, राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कोई मित्र या शत्रु नहीं होता, कोई किधर भी जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रफुल्ल भाई परिपक्व आदमी है, वो शरद पवार जी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे कहीं तो शरद पवार जी के आदेश से जाएंगे, शरद पवार जी को धोखा दे के नहीं जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि संभावना है अभी जाने की। जाएंगे तो शरद पवार जी को बोल के जाएंगे, वो उनके कहने से जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं भाजपा और राष्ट्रवादी का गठबंधन तो नहीं होने वाला है, क्या बोलेंगे? कुछ भी हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। कोई किसी का दुश्मन, कोई किसी का मित्र। अब तुम्हारे बिहार में नीतीश कुमार कभी बीजेपी से गठबंधन किया, चुनाव लड़ा था पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ में, उसको धोखा देके बीजेपी सरकार बनाया, फिर लड़ा बीजेपी के साथ चुनाव, फिर धोखा देके बीजेपी को राष्ट्रीय जनता दल बनाया। तो राजनीति में कुछ भी होता है, सब संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता है। सर, जैसे कि पदवीधर चुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, इतना ही नहीं शिक्षक परिषद चुनाव में भी भाजपा को जो हार मिली, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? पहले करीब 1.5-2 साल पहले जो पदवीधर का चुनाव हुआ था, ये जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी के पास में ये सीट थी। गंगाधर राव जी फडणवीस, देवेंद्र के पिताजी, फिर बलवंत राव डोबले और उसके बाद नितिन जी गडकरी, ऐसा जनसंघ के ज़माने से सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। क्यों हारी? सीधा सीधा कारण है कि जो सिटिंग एमएलसी थे शोले जी, उनकी टिकट काट के संदीप जोशी जी को टिकट दिया था। तो शोले जी इसमें आरएसएस में और पदवीधर में लोकप्रिय थे। उनकी टिकट काटने के कारण जो मतदाता थे पदवीधर के, उन्होंने हजारों लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, किसी ने नोटो दबा दिया, तो वो हरवा दिया अपने उम्मीदवार को, अपनों ने हरवा दिया और संदीप जोशी को हरा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनों के कारण और सीट का बंटवारे के कारण हार का मुंह देखना पड़ा। अभी जो शिक्षक संघ का चुनाव हुआ, मैंने कई लोगों से बात किया था कि ऐसा कैसे हो गया। शिक्षक तो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी लोग बीजेपी को वोट देते हैं, तो सुनने में आता है। लेकिन उनका कहना था कि भैया इन्होंने हमारी पेंशन बंद कर दिया, 2005 से इन्होंने पेंशन बंद कर दिया, और ये चुन के आते हैं, ये 2-4 साल विधायक सांसद रहते हैं, ये पेंशन लेते हैं, हमारी पेंशन बंद कर दिया। तो हमने इनको हार का रास्ता दिखा दिया। जब इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राजाओं की, महाराजाओं की प्रिवी पर्स बंद करा दिया, तो आधुनिक राजाओं को ये पेंशन क्यों देते हैं? उसी चक्कर में इनको हार का सामना करना पड़ा, मेरा ऐसा मानना है। सर, सर्वसामान्य आम आदमी जो है अपना जो पैसा है वो एलआईसी में लगाता है, लेकिन एलआईसी ने 18,000 करोड़ रुपए के जो शेयर लिए हैं वो अपना अदानी के लिए है, और अदानी अभी घाटे में चल रही है, बोलते हैं अदानी के शेयर गिर गए। ऐसे में संसद में जो हंगामा हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? संसद में हंगामा होना उचित नहीं है, क्योंकि जो भी पूंजीपति और उद्योगपति का मामला है, ये संसद का मामला नहीं है। ये पूंजीपति उद्योग ये कैसे बनते हैं? ये लोगों के शेयर के भरोसे बनते हैं। फर्म बना लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड,
उसमें लोग करोड़ों अरबों लोग शेयर लेते हैं मुनाफा कमाने के उद्देश्य से। तो ये लोग अपनी बैलेंस शीट को मजबूत रखते हैं, ये दिखावा करते हैं, देखो हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारी पूंजी बहुत स्ट्रांग है, हमारी कंपनी में शेयर करो। तो लोग अपना लाभ कमाने के चक्कर में शेयर लेते हैं, उसको ये पैसे वाले बन जाते हैं। सरकार का काम है, सरकार कुटीर उद्योग पे ध्यान दे, लोगों को रोजगार देवे और उससे लोग पैसे वाले बनेंगे, छोटे व्यापारी, लोगों के पास पैसा जाएगा, कमाई जाएंगी। ये क्या शेयर कौन लेगा? जिसके पास करोड़ों रुपया लाखों रुपया फालतू पड़ा है वो शेयर खरीदेगा। यानी व्यापार से उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पूंजी अपनी बढ़ाओ, शेयर का पैसा लो और कमाओ और कमाने दो। ये वाला सब बंद होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि जब शेयर जो लेते हैं ये सब बंद के अपना छोटे कुटीर उद्योग है उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये सब सरकार को लूट रहे हैं, लूट पाट के भाग रहे हैं, कोई विदेश भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई दिवालिया हो रहा है। ये सब बंद होना चाहिए, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए ये सब मामलों को, मेरा ऐसा विचार है। LIC में जो पैसा डूबा गया है वो अदानी से वसूल करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए। अगर डूबा होगा तो मुझे जानकारी नहीं इस बात की, डूबा होगा तो वो तो सरकार का काम है। LIC तो सरकार ही होती है, पैसा देगी सरकार, उसमें तो क्या है। सर, गोंदिया में अदानी पावर प्लांट लगा है, लेकिन गोंदिया का अदानी पावर प्लांट सिर्फ लोगों को धुआं दे रहा है, ना रोजगार दे रहा है ना बिजली दे रहा है। क्या बोलेंगे इस बारे में सर? अदानी जो प्लांट है तिरोड़ा में जो लगा है, इससे गोंदिया जिले को, तिरोड़ा वासियों को, गोंदिया जिला वासियों को बहुत उम्मीदें थी कि हमको रोजगार मिलेगा, हमको लाइट सस्ती मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई साल हो गए, धुआं मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। रोजगार के लिए भी बाहर के लोग लाते हैं, तिरोड़ा के लोगों को, गोंदिया के जिले के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता। अदानी पावर प्लांट का कोई उपयोग नहीं है तिरोड़ा में, है चाहे नहीं है बराबर है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों को प्रदूषण मिलता है, धुआं मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। सर, हाल ही में भारत सरकार ने जो बजट जारी किया है उसमें कुछ कमी नजर आती है सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? भारत सरकार ने आयकर की जो सीमा में ढील किया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन मैं जब बोलता हूँ कि GST तुम्हारे गुड्स सर्विस कर जब आधी रात को इन्होंने लागू किया संसद में, मैंने देखा पूर्व प्रधानमंत्री भी कहीं बैठे थे, पूरी सरकार बैठी थी, रात को 12 बजे इन्होंने गुड्स सर्विस टैक्स चालू किया। देश को ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसी रात को जो संसद बुलाते हैं, देश कोई आक्रमण कर दे या ऐसी कोई घटना हो जाए तो बुलाया जाता है। इन्होंने ऐसा नौटंकी किया GST लागू करके, हमको ऐसा लगा चलो भाई पेट्रोल में, डीजल में, मट्टी तेल में सब में GST लागू हो जाएगी तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएगी। तो ऐसे नहीं किया उन्होंने, जो सरकार के फ़ायदे की चीज़ है उसमें GST लागू नहीं किया, बाकी चीज़ों में GST लागू कर दिया। और जब भारी भरकम GST लागू कर दिया तो आयकर की क्या ज़रूरत है? इधर तुम 5% से लेके 28% तक GST ले रहे हो, इसके बाद आयकर ले रहे हो, यानी व्यापारी 5-10% में धंधा करता है और तुम डाका डाल रहे हो, व्यापारी को चोर बोल रहे हो, तुम डाका डाल रहे हो। ये सब बंद होना चाहिए। और GST पेट्रोलियम पदार्थों पे भी लो, क्योंकि आपने बोला था कोई भी वस्तु पे हम GST लेंगे, हम टैक्स नहीं लेंगे, फिर बोलते हैं हमको विपक्ष की सरकारें नहीं मान रही है। अरे विपक्ष की सरकार नहीं मान रही है तो जहाँ जहाँ तुम्हारी पार्टी है, BJP की सरकार है और BJP के सहयोगी दलों की सरकार है, वहाँ तो आप लागू कीजिए डीजल पेट्रोल पे, तो जनता समझ जाएगी। और जहाँ तुम्हारी सरकार नहीं है वो सरकार अगर GST लागू नहीं करेगी तो जनता उनको जवाब दे देगी चुनाव में। तो आप अपने वादे पे खरे उतरिए और GST लागू कीजिए डीजल पेट्रोल पे, ताकि लोगों को मालूम तो पड़े। अभी आप GST ले रहे हो 5-28% तक और इसमें मुनाफा कमा रहे हो कम से कम 50%, तो लोगों को मालूम तो पड़े कि तुम GST लागू करोगे तो 50% तो कर नहीं सकते, लागू करोगे तो 28% करोगे, तो उसमें डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। और डीजल सब सस्ता होगा तो सब चीज़ें सस्ती होंगी और देश में महंगाई कम होगी, क्योंकि डीजल के ऊपर ही सब चीज़ों के भाव रहते हैं। यातायात में जो खर्च आता है वो जब यातायात सस्ता हो जाएगा तो सभी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। मेरा सरकार से विरोध है कि आप GST डीजल पेट्रोल पे लागू कीजिए और आयकर को बंद कीजिए। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें सूचित करें। अगर आपको लगता है हमारे एपिसोड अच्छे हैं और आप उसे पसंद करते हैं तो उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।